डीएनए मित्रों, आज डीएनए का चुनावी एडिशन है। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की जनता का निर्णय आज देश के सामने है। आज आपको जानना चाहिए वो कौन कौन से बड़े फैक्टर रहे जिसकी वजह से बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई और पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। असम में कैसे बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, तमिलनाडु में विजय की ब्लॉकबस्टर एंट्री कैसे हुई और केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी का कारण क्या रहा। लेकिन इन नतीजों की सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने सनातन विरोधी चेहरों और पार्टियों को सत्ता से बाहर कर दिया। जो लोग सनातन मिटाने की बात करते थे, हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते थे, उन्हें जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। यानी जो सनातन को हटाना चाहते थे, उन्हें जनता ने कुर्सी से हटा दिया। आज के नतीजों में सनातन विरोधी नेता, सनातन विरोधी पार्टियां हाशिए पर चली गई हैं। जिन 3 राज्यों में सत्ता बदली है, वहां यह कॉमन फैक्टर है। मित्रों, जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर नाराज हो जाती थी, जिस टीएमसी के नेता कहते थे कि बंगाल में रामराज कोई नहीं देखना चाहता, रामराज से पेट नहीं भरेगा, ममता राज ही हमारा आदर्श है, वो आज सत्ता से बाहर हो गए। जिस सरकार में रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, जिस पार्टी ने सनातन के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, वो पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले आधी से भी कम सीटों पर सिमट गई। जो टीएमसी सरकार मुहर्रम के जुलूस के नाम पर मां दुर्गा का विसर्जन रोक देती थी, जिसके नेता मदन मित्रा दुर्गा पंडाल के सामने खड़े होकर काबा और मदीना को अपने दिल में बताते थे और ममता बनर्जी उस पर ताली बजाती थी, उसे जनता ने बंगाल की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस ममता राज में वक्फ बिल विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं को टारगेट बनाकर हिंसा की गई, उसे चुनाव में जनता ने नकार दिया। मित्रों, देश में सनातन विरोधी एक और पार्टी डीएमके है। अगर यह कहें कि इस देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान डीएमके सनातन विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गई, तो गलत नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और राज्य के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने खुलेआम सार्वजनिक मंच से सनातन को मिटाने की बात की थी। सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। लेकिन आज जब नतीजे आए तो डीएमके सत्ता से मिट गई। डीएमके के खिलाफ ऐसी आंधी चली कि खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव हार गए। मतगणना की शुरुआत से लेकर दोपहर तक तो ऐसी स्थिति रही कि डीएमके तीसरे नंबर पर चल रही थी। एआईएडीएमके उससे आगे थी। हालांकि बाद में डीएमके दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बन गई, लेकिन इसके बावजूद 2021 की तुलना में डीएमके को आधी सीट भी नहीं मिल पाई। मित्रों, लेफ्ट फ्रंट पर भी सनातन विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। लेफ्ट फ्रंट सनातन त्योहारों और परंपराओं को पिछड़ा बताकर खारिज करता है। केरलम में लव जिहाद को प्रोपोगेंडा बताकर ठुकराता है। आज उसे भी जनता ने केरलम की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुल मिलाकर इस चुनाव का एक बड़ा संदेश यह है कि जिन पार्टियों ने सनातन का विरोध किया, उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। मित्रों, हम सभी राज्यों के चुनाव का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नतीजों में क्या आया, यह जानना जरूरी है। मित्रों, नतीजे के लिहाज से आज सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। यहां कुल 294 में से 293 सीटों के वोट की गिनती हुई, क्योंकि एक सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के नतीजों और रुझानों में बीजेपी 208 सीटों पर या तो जीत चुकी है या आगे है, यानी 2/3 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर या तो जीत चुकी है या आगे है। बंगाल में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी भी 2 सीटों पर आगे है। दोनों सीटों पर खुद हुमायूं कबीर जीत रहे हैं। एक सीट सीपीएम और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के वोट प्रतिशत के बारे में भी आज आपको जानना चाहिए। बीजेपी को 46% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि टीएमसी को करीब 41%, यानी इन दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर 87% वोट हासिल किए। अगर 1 लाख मतदाताओं ने वोट डाला तो बीजेपी को 46,000 वोट मिले, जबकि टीएमसी को 41,000 वोट मिले। बंगाल में सीपीएम को 4% और कांग्रेस को 3% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला, जबकि नोटा को करीब 1% वोट मिले। मित्रों, इस चुनाव में बंगाल के 6 करोड़ 82 लाख मतदाताओं में से 6 करोड़ 31 लाख मतदाताओं ने वोट डाले थे। बीजेपी को मिले 46% वोट के हिसाब से देखें तो बीजेपी को करीब 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले। वहीं टीएमसी को करीब 2 करोड़ 59 लाख वोट मिले, यानी दोनों पार्टियों के बीच करीब 31 लाख वोट का अंतर है। इस 31 लाख वोट के अंतर की वजह से सीटों का अंतर
100 से भी ज्यादा हो गया। मित्रों, बंगाल के प्रतिशत की बात करें तो अकेले बीजेपी को 38% वोट मिले हैं। अगर सहयोगियों को जोड़ दे तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिलाकर 48% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला है। यानी 1 लाख में से 48,000 वोट एनडीए को मिले। किसी चुनाव में लगभग आधा वोट मिलना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लगभग 30% वोट मिले हैं, जबकि एआईयूडीएफ को 5%। मित्रों, असम में नोटा को 1% से भी ज्यादा वोट मिला है। असम में करीब 2.5 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 2 करोड़ 13 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिले 48% वोट को देखें तो एनडीए को वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के आसपास है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को करीब 64 लाख वोट मिले हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट का अंतर 38 लाख के आसपास है, जबकि सीटों में यह फासला 80 से ज्यादा है। दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है। यहां किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नई नवेली पार्टी टीवी के बहुमत के करीब है। उसे 107 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं डीएमके गठबंधन को 74 सीटें मिल रही हैं, जिसमें डीएमके को 60 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 53 सीटें मिल रही हैं, जिनमें एआईएडीएमके को 47 और बीजेपी को 1 सीट शामिल है। तमिलनाडु के वोट शेयर की बात करें तो टीवीके को अकेले 35% वोट मिल रहे हैं, जबकि डीएमके गठबंधन को लगभग 32% और एआईएडीएमके गठबंधन को लगभग 25%। यहां नोटा को आधा प्रतिशत से भी कम वोट मिला है। दक्षिण के दूसरे राज्य केरलम की बात करें तो यहां कुल सीटें 140 है और बहुमत का आंकड़ा 71 है। यहां सभी सीटों के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 101 सीटें मिली हैं। अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं। वहीं सीपीएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 35 सीटों पर सिमट गया है। बीजेपी 3 सीटों पर जीती है, जबकि अन्य 1 सीट पर। केरलम के वोट प्रतिशत की बात करें तो यूडीएफ को करीब 45% वोट मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस को अकेले 29% वोट शामिल है। एलडीएफ को 31% वोट मिल रहा है और बीजेपी को 11%। यहां नोटा के खाते में आधा प्रतिशत के करीब वोट गया है। अंत में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बात कर लें तो यहां कुल सीटें 30 हैं और बहुमत का आंकड़ा 16 है। यहां एनडीए को 18 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 6। विजय की पार्टी टीवीके को यहां 3 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें हैं।